हूँ। तो हमने यहाँ पर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसका। मैं कोई एक दो क्वेश्चंस और करा देती हूँ। बस इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस हमारे विदाउट जीएसटी हैं, कुछ हमारे विद जीएसटी हैं। जो विदाउट जीएसटी हैं वो तो सिंपल है ही, उनमें तो कुछ है ही नहीं, वही हमारी एसेट्स लाइबिलिटीज ये सारी बातें दी हुई हैं और उसके बेस पर हमें देखना है कि वो हमें डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है। अगर मैं विद जीएसटी वाले क्वेश्चन देखती हूँ ना तो तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट है। मुझे नहीं लगता है मैं कोई क्वेश्चन कराने लायक है, बट एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं देखती हूँ विद जीएसटी वाले क्वेश्चन, तो विद जीएसटी में तुम्हारी क्या बात ऐसी है जो नहीं आएगी। फिर जीएसटी में तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन में 4 चीजें 5 2 पॉइंट्स हैं और जो तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्या है वो 2 पॉइंट्स? एक तो आउटपुट जीएसटी और एक इनपुट जीएसटी। अब हमें पता है जीएसटी के 3 टाइप हो सकते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे 3 टाइप होंगे, तो मतलब ये 6 बन जाएंगे। 3 हमारे इनपुट जीएसटी होंगे और 3 हमारे आउटपुट जीएसटी होते हैं क्वेश्चन में। तो अगर देखो आउटपुट जीएसटी होगा तो उसको हमें क्रेडिट करना है। क्रेडिट क्यों करना है? क्योंकि ये हमारी एक तरीके की लाइबिलिटी है। क्या है? ये हमारी एक तरीके से लाइबिलिटी है। आउटपुट जीएसटी हमारी लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि हमने देखो किसी से कलेक्ट करके अपने पास रखा हुआ है, हमें उस पैसे को सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, स्टेट गवर्नमेंट को हमें वो डिपॉजिट करना है। तो जब तक वो पैसा हमारे पास रखा है जब तक वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। और इनपुट जीएसटी हमें डेबिट करना होता है क्योंकि ये हमारे लिए एक तरीके का एसेट है। ये एसेट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि इनपुट जीएसटी वो जीएसटी है जो हम अपने गुड्स पर पे करके आ चुके हैं। मतलब जब हम अपनी लाइबिलिटी पे करेंगे ना तो इसको सेट ऑफ करके तब हम इसको पे करते हैं। मान लेते हैं मेरी 100 रुपीज की लाइबिलिटी है, 60 रुपीज का मेरा इनपुट जीएसटी है, तो मुझे जो गवर्नमेंट को पे करना है वो 40 रुपीज पे करना है। तो ये जो 60 रुपीज है ये मेरे लिए एक तरीके का एसेट है, क्योंकि मेरी जो नेट लाइबिलिटी बनती है, लाइबिलिटी में से एसेट को सेट ऑफ करने के बाद वो 40 रुपीज बनती है। तो मैं 100 रुपीज अपने लाइबिलिटी में दिखाऊंगी मतलब क्रेडिट में, और 60 रुपीज में अपने डेबिट में दिखाऊंगी मतलब एसेट की तरीके से। ठीक है, तो ये नया कंसेप्ट बस इतना सा है। ये 2 बातें ध्यान रखनी है, आउटपुट जीएसटी होगा तो क्रेडिट में डालना है और इनपुट जीएसटी होगा तो कहाँ डालना है हमें, क्या बोलते हैं, डेबिट में डालना है। ठीक है, तो मैं इसके बेस पर तुम्हें एक दो क्वेश्चंस करा देती हूँ जीएसटी वाले भी। जीएसटी का देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6, मैं क्वेश्चन नंबर 7 कराती हूँ। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो आई थिंक 5 और 6 में मुझे नहीं लग रहा है कि कवर होंगे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 करा देती हूँ, उसमें सब कुछ कवर हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तुम लोग भी अपनी बुक में ओपन करना। ये कौन सा वाला है? विद जीएसटी। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर। देखो जो हमें ये बैलेंसेस गिवन होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? लेजर बनाने के बाद मिलते हैं। तो हमें ये एवरी लेजर के जितने भी उनके लेजर होंगे उन सबके हमें बैलेंसेस गिवन है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में तुम्हें मोस्टली ये मिलेंगे। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021। तो हम ऊपर हेडिंग क्या डालते हैं? ट्रायल बैलेंस as on 31 मार्च 20। ये हमारी हेडिंग होगी। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। फॉर्मेट हमारा बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, फिर डेबिट का अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट। वही 4 बातें ध्यान रखनी है। एसेट्स और एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, लाइबिलिटीज और इनकम को क्रेडिट करना है। देखो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कैपिटल। पहले क्या दिया हुआ है? कैपिटल।
कैपिटल हमारा कहाँ जाना चाहिए, लाइव डेबिट में या क्रेडिट में? तुम लोग खुद बोलते जाओ आंसर। मोहित एंड कृतिका प्लीज अपनी वीडियो ऑन करो। मोहित अपना कैमरा ऑन करो। मोहित मैं बार बार नहीं बोलूंगी, अपना कैमरा ऑन करो। कृतिका तुम भी। कैपिटल देखो हमारा डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा? कैपिटल हमारा डेबिट में या क्रेडिट में? आंसर बताओ भाई। सानवी, मोहित, कृतिका, कोई भी बोलो। डेबिट में या क्रेडिट में? कैपिटल का बैलेंस हमारे लिए लायबिलिटी है कि एसेट है? मोहित, कृतिका। मोहित आंसर दो मुझे, कैपिटल हमारा डेबिट में जाएगा या फिर क्रेडिट में जाएगा? मोहित क्लास में ही हो? यस मैम। कैमरा ऑन करो। मैम 1 मिनट में करता हूँ। कैपिटल बोलो कहाँ जाएगा, डेबिट की क्रेडिट? कृतिका तुम बताओ। कैपिटल हमारा डेबिट में मैम जाएगा? डेबिट। कैपिटल इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी, एक तरीके की इंटरनल फिर लाइबिलिटी। क्रेडिट होगा, क्रेडिट हाँ होगा। क्रेडिट होगा। 75 प्लांट कहाँ पर जाएगा? प्लांट हमारे डेबिट। तरीके का एसेट होता है, तो ये हमारा डेबिट डेबिट। जाएगा। ठीक है, बोलते हुए जाओ, मैं लिखती जा रही हूँ। कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, तभी तो मैं बोल रही हूँ मुझे इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाने की कोई नीड नहीं। कैश इन हैंड डेबिट। डेबिट। मैम ये नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया हमने। हमने लास्ट क्लास में कर दिया था ये ट्रायल बैलेंस, लास्ट क्लास में अच्छा स्टार्ट किया सॉरी। था। अरे वो एक्चुअली मैं खुद से अभी वो डेप के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाती हूँ। लास्ट क्लास में हमने आई थिंक हाफ एन आवर बचा था हमारे पास, तो मैंने ये स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, ओके मैम। तो बस मैंने वही, वो कुछ नया नहीं है इसमें। हमें लेजर के बैलेंसेस गिवन होते हैं और हमें उनको ट्रायल बैलेंस में लिखना होता है। ओके ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हमारा ये है, लाइबिलिटीज और क्या बोलते हैं, एसेट्स। लाइबिलिटीज और इनकम, इन दोनों को ओके। हमें क्रेडिट करना है और एसेट्स और एक्सपेंसेस को हमें डेबिट करना डेबिट। है। ठीक है, तो वन बाय वन करके आंसर देते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड। डेबिट। कमीशन रिसीव्ड इनकम है हमारी, क्योंकि रिसीव हुआ है ना हमें कमीशन, तो हमारा ये हो जाएगा तो क्रेडिट, क्रेडिट। क्योंकि क्रेडिट। लाइबिलिटीज और इनकम क्रेडिट होते हैं। ठीक है, ओके डिस्काउंट का मैम। डेबिट बैलेंस है, वो खुद ही बता रहा है। डिस्काउंट अगर डेबिट में है मतलब हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, जब भी तो हम डेबिट डेबिट। करते थे। तो ये खुद ही कह रहा है डेबिट, तो तुम्हें हाँ इसकी तो इतना वो सोचने की जरूरत ही नहीं एक्सपेंस है। है ना। यस मैम। नेक्स्ट इज, फटाक से लिखते चलते हैं, परचेज रिटर्न। हम जर्नल एंट्री करते थे ना, वहां से भी सोच सकते हो। परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न मैम क्या पता डेबिट चले, होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज हमारी डेबिट होती है, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो क्रेडिट। जाएगा। परचेज रिटर्न है हमारी 50,000। मैम आज सिर्फ हम दो ही, अच्छा नहीं और भी हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट होगा फिर। क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारी इनकम है। यस मैम। नेक्स्ट इज रिपेयरिंग एक्सपेंसेस। डेबिट होगा ना। रिपेयरिंग एक्सपेंसेस डेबिट होगा, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है एक्सपेंसेस है। वैसे भी रिपेयर लिखा हुआ होगा तो खुद ही समझ जाना है ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, 1,25,000। नेक्स्ट इज जनरल एक्सपेंसेस, डेबिट। डेबिट हो गए 3। नेक्स्ट है हमारा वेजेस। वेजेस क्रेडिट होगा ना। वेजेस वेजेस हम पे करते हैं, एक्सपेंस है अच्छा हमारा। डेबिट। 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 ठीक है, नेक्स्ट है फर्नीचर। डेबिट। डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा एसेट है। एसेट है।
ठीक है, तुम्हें ये चीज भी मालूम होनी चाहिए ये एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है या फिर क्या है, मतलब ये चीज भी हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर करेंगे ना, अगर हमें वहां पर ये चीजें नहीं पता है तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो तुम इस चैप्टर को करके ये चीज भी और अच्छे से क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बोलो। क्रेडिट। सेल्स हमारी क्या होती है, पहले सेल्स बताओ। सेल्स हमारी इनकम होती है, यस मैम। तो सेल्स हमारी क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट हो जाएगा ना। जैसे परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न हमने क्रेडिट की है, सेल्स हमारी क्रेडिट होती है तो इसलिए सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट हो जाएगा। 90,000। नेक्स्ट इज लोन एडवांस्ड। वर्ड ध्यान से देखना, लिखा हुआ है लोन एडवांस्ड। लोन हमने एडवांस किया है, मींस हमने किसी को दिया है लोन। एक होता है लोन लेना, एक होता है लोन देना। ये हमने दिया है लोन एडवांस। बताओ क्या होगा। लोन किसी को देना हमारा एसेट है या लाइबिलिटी है। अगर मैम हम लायबिलिटी। लोन देना, एक होता है कि हमने लोन लिया है, अगर तुम किसी से लोन लेते हो तो तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी आएगी ना। अगर तुमने किसी को लोन दिया है इट मीन्स तुम्हें वो पैसा फ्यूचर में वापस मिल जाएगा, तो लोन एडवांस हमारा एसेट होता है। ठीक है, जैसे हमने बैंक से लोन लिया या तुमने किसी अपने फ्रेंड से लोन लिया, तो लोन लेना हमारे लिए लाइबिलिटी है ना, क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उसको पे करना है। लेकिन स्पेशली वर्ड लिखा हुआ है लोन एडवांस्ड, मतलब हमने किसी को लोन दिया है। दिया है तो ये हमारे लिए एसेट, और एसेट के हमारे होते हैं डेबिट बैलेंस। ठीक है, ऑफिस सैलरीज। सैलरी हमारी क्या है बताओ। सैलरी, सैलरी बोलो, डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में। सैलरी हमारा एक्सपेंस है यहाँ पर या इनकम है। अगर सैलरी वर्ड लिखा है ना, तुम तो बिजनेस कर रहे हो, तुम सैलरी अर्न नहीं कर रहे, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा तो बिजनेस है। माई बिजनेस में तो ये बुक्स बन रही है, तो तुमने अपने स्टाफ को ये सैलरी पे की होगी, इसलिए ये तुम्हारा एक्सपेंस होगा। ठीक है, सैलरी वेजेस ये सब हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि हम सैलरी वेजेस थोड़ी ना अर्न कर रहे हैं, हम तो अपना बिजनेस चला रहे हैं। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारा एसेट है, तो कहाँ जाएगा हमारा, डेबिट में जाएगा। 7,50,000। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही हैं, कुछ खास इसमें है नहीं कराने में। नेक्स्ट देखो क्या है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 20। 1 अप्रैल को स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, मतलब हमें कौन सा स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग का। स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है, तो इसलिए ये भी हमारा डेबिट में आ जाएगा। देखो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो अगर हमने ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस अपनी ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आए, ये ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ ही एक एक्सेप्शन केस होता है उसमें आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर कराऊंगी, वहां पर वो चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वरना बस अभी फिलहाल एक बात ध्यान रखना कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो वो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कैश एट बैंक। कैश एट बैंक भी हमारा एसेट है ना, बैंक बैलेंस हो गया ना एक तरीके से। कितना हो गया, 575,000। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, मतलब हमने टैक्स पे किया है, रेट्स पे किए हैं, इंश्योरेंस पे किया है, ये सब हमारे एक्सपेंस है। ये सब हमारे क्या है, एक्सपेंस है, तो ये भी हमारे डेबिट हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखा है डिस्काउंट, आगे उन्होंने खुद बोला हुआ है क्रेडिट, इसका मतलब तुमने ये डिस्काउंट रिसीव किया था, है ना, तो क्रेडिट में आएगा क्योंकि क्रेडिट पहले से मेंशन है।
45,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बताओ क्या होंगे? क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है, तो कहाँ जाएंगे? डेबिट में सॉरी क्रेडिट में जाएंगे। कितना बैलेंस है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स का? 2,50,000। नेक्स्ट देखो, अगर तुम लोग मुझसे आगे चल सकते हो तो अच्छी बात है, मुझसे आगे चला करो क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें गिवन है सेल्स। सेल्स बताओ हमारी क्या कहाँ पर आएंगी? हाँ भाई, सेल्स बोलो, डेबिट में आएंगी क्रेडिट में आएंगी? बोलो जल्दी, सेल्स कहाँ पर आएंगी? तीनों में से कोई भी बोलो, सेल्स हमारी क्या होती है? एक्सपेंसेस है, इनकम है, एसेट है या लायबिलिटी है? क्या बोले मोहित? मैम इनकम। इनकम है, तो इनकम हमारी क्या होती है? क्रेडिट होती है ना? तो 62,50,000 की हमारी सेल्स। नेक्स्ट हमें गिवन है बुक डेट्स। बुक डेट्स, बुक डेट्स तुमने पहली बार नाम सुना होगा, इनका नाम, ये हमारे डेटर्स हैं एक तरीके से। एक होते हैं बैड डेट्स, वो तो होता है हमारा लॉस, और बुक डेट्स है हमारे डेटर्स, इनका नाम क्या है एक तरीके से? ये हमारे डेटर्स है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हमारे 15 लाख हो गए, ये हमारे क्या होंगे? डेबिट होंगे। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, क्योंकि इनसे हमें पैसा मिलेगा। रेंट, अगर कुछ भी नहीं बताया तो रेंट हमारा हमेशा एक्सपेंस होगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता रेंट रिसीव्ड तो हमारी इनकम हो जाती है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो क्वेश्चन में अगर लिखा है रेंट तो रेंट मतलब हमारा हमने एक्सपेंस है, हमने पे किया होगा, ठीक है। परचेजेस, परचेजेस तो एक्सपेंस ही है हमारी, कितनी हो गई यहाँ पर? 48 लाख। कितने की परचेजेस है? 48 लाख। नेक्स्ट इज कैरेज एंड फ्रेट। कैरेज एंड फ्रेट ये सब हमने पे किए होंगे, सामान लेकर आने में जो किराया वगैरह पे किया जाता है। ये हमारा हो गया कितना? 75,000। ये भी हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है डिलीवरी वैन। हमारे पास वैन है, तो वैन हमारे लिए क्या हो जाएंगी? हमारी एसेट हो जाएंगी, इसलिए ये भी हमारी डेबिट हो जाएंगी, एसेट्स हमारे डेबिट होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट है, खुद ही बता रहा है वो एक्सपेंस है हमारा। वो 52,000 है या 50 है, कितना? आई थिंक 50 है शायद। नेक्स्ट लिखा है ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स हमारा कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है, कैपिटल में से माइनस किया जाता है ना ड्राइंग्स को। तो यहाँ पर हमारी ड्राइंग्स देखो, कैपिटल हमारी क्रेडिट होती है, तो ड्राइंग्स हमारी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ड्राइंग्स हमारी इसलिए क्या हो जाएंगी? डेबिट, क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब है पैसा विड्रॉ करना अपने बिजनेस से। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ड्राइंग्स हमारा एक तरीके का एसेट है, ठीक है। अब तुम यहाँ पर टोटल करोगे तो तुम्हारा डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल आएंगे। अगर इक्वल नहीं आते तो हमारा ऐसे केस में क्या होता है? देखो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देख रही हूँ ना, मैं देखो टोटल नहीं कर रही, लेकिन तुम इसका अगर आंसर देखोगे तो आंसर में हमें दिया हुआ है सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस। क्या दिया हुआ है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस। जब तुम इस क्वेश्चन में टोटल करोगे ना डेबिट और क्रेडिट का, तो डिफरेंस आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन में ना डिफरेंस आएगा, तो तुम्हें देखना होगा कि कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है। मैं आंसर में देखकर लिख रही हूँ, क्योंकि हमारा कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमने इधर का उधर लिख दिया हो, तो मैं टोटल ना आंसर से देखकर लिख रही हूँ। हमारा जो टोटल है ट्रायल बैलेंस का है वो है 1,43 लाख। कितना है? 1,43 लाख। ये हमारे ट्रायल बैलेंस का टोटल। तो इनमें से ना ये टोटल कोई सी एक साइड का होगा, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा ना डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। यहाँ पर तुम चेक करोगे इस क्वेश्चन में, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा होगा 1,43 लाख। फिर मैंने यहाँ पर भी लिख दिया 1,43 लाख। इस 1,43 लाख में से तुम ये क्रेडिट वाले आइटम जितने भी है ना, इन सबको माइनस करोगे,
तो लास्ट में एक बैलेंसिंग फिगर आएगी तुम्हारी यहाँ पर, उसका बैलेंस है यहाँ पर 1,90,000। तो कभी कभी क्या होता है हमारी ट्रायल बैलेंस में भी डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस का रीजन क्या होता है उसका मैं बताती हूँ। उसको हम डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट में। कहाँ डाल देते हैं? सस्पेंस। देखो नाम ही क्या है, सस्पेंस है। मतलब हमें नहीं मालूम कि ये डिफरेंस क्यों आया है। जब हमारी जैसे ट्रायल बैलेंस हमारा कौन सी स्टेज पर आके आता है, जैसे हम सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद हमारे ट्रायल बैलेंस बनते हैं। अब एक बात बताओ, अगर तुमसे कहीं जर्नल एंट्री में मिस्टेक हो गई तो तुम्हारे लेजर भी गलत बनेंगे, और लेजर गलत बनेंगे तो ट्रायल बैलेंस भी गलत बनेगा। तो ये जो इसमें डिफरेंस है ना क्वेश्चन में, ये इसमें यही सिखाया जा रहा है कि यहाँ पर हमारी पीछे कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी। मतलब हमारी गलती नहीं है, हमें क्वेश्चन ही उस हिसाब से गिवन है। तुम्हें इस बुक में ऐसे भी क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें तुम्हें ये पता चलेगा, जैसे प्रैक्टिकली जब हम करते हैं ना, वहां पर ये चीजें देखने के लिए बहुत मिलती है। लास्ट में अगर हमारे पास कुछ डिफरेंस होता है ना, तो हम बैलेंस करने के लिए उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। सस्पेंस में इसलिए डाल देते हैं कि बाद में देख लेंगे कि कहाँ गलती होगी, क्योंकि फिर जिस टाइम पर कोई बंदा इस काम को कर रहा है वो तुरंत के तुरंत तो सब चीजें चेक नहीं करेगा ना। हो सकता है चेकिंग पे किसी और बंदे को बिठाया जाए। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस आने का रीजन क्या होता है कि हमसे पीछे कोई ना कोई गलती हुई होगी, तभी ये डिफरेंस आया। तो हमारा क्वेश्चन ही इस तरीके से फ्रेम किया गया था कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस था। तो अगर डिफरेंस आएगा तो तुम्हें उसको सस्पेंस अकाउंट में डालना है। और अगर इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं होता, तब तुम्हें ये डिफरेंस कैपिटल अकाउंट में डालना होगा। समझ रहे हो? अगर इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं होता, तो फिर तो वो जो डिफरेंस है वो तो आना लॉजिकल था, क्योंकि वो डिफरेंस इसलिए था क्योंकि कैपिटल का बैलेंस गिवन नहीं था, तो वहां पर तो हम कैपिटल में डाल देंगे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ गिवन था, कैपिटल भी है, परचेज सेल सब कुछ गिवन है, उसके बाद भी डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस हम डाल देंगे सस्पेंस अकाउंट में। कहाँ डाल देंगे उसको? सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? कोई डाउट? तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में डिफरेंस आता है तो तुम उसको डालोगे सस्पेंस अकाउंट में। हाँ, तुम्हारी गलती की वजह से डिफरेंस आया तो वो तुम्हारा फिर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है? तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि अगर तुम्हारी ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को कहाँ लेकर जाते हो, तो तुम्हें ऑप्शन में गिवन होगा सस्पेंस अकाउंट, तो तुम्हें वहां पर सस्पेंस अकाउंट टिक करना है। ठीक है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन इस क्वेश्चन में तो कोई जीएसटी वाला पॉइंट ही नहीं था। देखो जीएसटी वाला पॉइंट अगर होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। आउटपुट जीएसटी होगा तो उसको क्रेडिट में लिखना है, इनपुट जीएसटी होगा तो उसको डेबिट में लिखना है, बस इतनी बात है। ठीक है? देखो इसके बाद हमारा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 देखूं ना, तो इसमें सारी चीजें गिवन है। आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, एक्सपेंसेस, इनकम, लाइबिलिटीज, एसेट, मतलब सब कुछ गिवन है। तो तुम देखो मेरे हिसाब से तुम्हारे ये क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ट्राई करके देखना, आधा घंटा भी निकालोगे ना इस चैप्टर के लिए, अपनी बुक में ही सॉल्व कर लो। उसके आगे लिख दो जैसे कैपिटल है तो उसके आगे पेंसिल से लिख दो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। बुक में ही सॉल्व कर लो, तुम्हें कॉपी में करने की जरूरत भी नहीं है। तुम साथ साथ बुक में ही अपनी बुक में पेंसिल से लिखते चले जाओ, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। डेबिट और क्रेडिट ही तो लिखना है आगे, बस बस तुम्हें यही बात पता होनी चाहिए ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, और कुछ भी नहीं। ठीक है? देखो इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस गिवन है ना, उसमें लिखा हुआ है रीड्राफ्टिंग अ ट्रायल बैलेंस। रीड्राफ्टिंग मतलब उन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाकर दिया हुआ है लेकिन तुम्हें फिर से बनाना है। रीड्राफ्टिंग का मतलब क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है लेकिन तुम्हें फिर से बनाना है। फिर से क्यों बनाना है? क्योंकि इन्होंने जो ट्रायल बैलेंस दिया है वो गलत दिया है। कुछ डेबिट वाली चीजें क्रेडिट में डाल दी है और क्रेडिट वाली चीजें डेबिट में डाल दी है। सभी नहीं, उनमें से कुछ आइटम इन्होंने गलत डाल कर दी है, तो तुम्हें उसको सही करके बनाना। देखो इन्होंने गलत डाले हैं लेकिन फिर भी इनका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, तो वो गलत इस हिसाब से डाले गए हैं कि गलती जो है वो कंपनसेट हो गई। मतलब एक गलती ने दूसरी गलती को कंपनसेट कर दिया, लेकिन गलती तो है ही। तो कुछ आइटम इसमें ऐसे हैं जो डेबिट में लिखे हुए हैं लेकिन वो हो सकता है क्रेडिट के हो, जो क्रेडिट में लिखे हैं हो सकता है वो डेबिट के। तो तुम्हें इसलिए ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट करना है। अगर तुम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हो, 10 है, ये क्या है, ये पेज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। 14.25 है पेज नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 ही होना चाहिए।
7 के बाद 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, एक ही बात है। देखो लिखा हुआ है रीड्राफ्ट करेक्टली द ट्रायल बैलेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़े ज्यादा पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 निकालना अपना, हमें ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करना है। रीड्राफ्टिंग ट्रायल बैलेंस हमें बनाकर दिया हुआ है, हम उसको फिर से बनाना है। तो फॉर्मेट तो बना ही लेते हैं पहले जल्दी से। ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हमें तो अपने अकॉर्डिंग जो हमने फॉर्मेट सीखा है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। एज ऑन, कौन सी डेट है हमारी? ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st, डेट गिवन नहीं है। एज ऑन जब डेट गिवन नहीं है तो हम डैश 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 करते हैं। ठीक है, जल्दी से ड्रॉ करो ट्रायल बैलेंस। फिर हम क्या करेंगे, जो आइटम जहां आना चाहिए उसको वहां लिखेंगे। ये हमारे डेबिट के बैलेंस है, ये हमारा क्रेडिट वाला। बस मेनली हमें यही चीज पता होनी चाहिए कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें है कैपिटल। कैपिटल को देखो इन्होंने डेबिट बैलेंसेस में लिखा हुआ है, जबकि हमारा कैपिटल कहाँ आता है? क्रेडिट में आता है। तो हम क्या कर देंगे, कैपिटल को क्रेडिट में उठाकर लिख देंगे 8000। क्लियर है? समझ में आया यहाँ पर रीड्राफ्ट करने का क्या मतलब है? इन्होंने ऊपर दिया हुआ है ये डेबिट बैलेंसेस है, ये क्रेडिट बैलेंसेस है, लेकिन इन्होंने गलत लिखे हुए हैं, तो हमें सही करके बनाना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बैड डेट्स रिकवर्ड। देखो ये नया पॉइंट आया, अभी पीछे वाले किसी क्वेश्चन में नहीं था। बैड डेट्स रिकवर्ड, बताओ क्या होता है बैड डेट्स रिकवर्ड? कोई भी मुझे बताओ, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या चीज होती है? हमने जर्नल एंट्री में कई बार किया है इसको। बैड डेट्स रिकवर्ड, कृतिका, मोहित, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है? कभी सुना है? नाम से भी पता चल रहा है इसके। बोलो जल्दी से, बैड डेट्स रिकवर्ड। बोलो भाई, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है? दोनों में से किसी को नहीं मालूम? जो भी कुछ मालूम है इसके बारे में वही बोलो, फर्स्ट टाइम थोड़ी ना सुन रहे हो। जब हमारे डेटर्स पैसा लेकर भाग जाते हैं, जब वो हमें पैसे नहीं देते या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो वो हमारे बैड डेट्स बन जाते हैं, मतलब हमारा एक तरीके का लॉस हो जाता है। और कई बार क्या होता है, जो हमारा लॉस हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे, वो पैसे कई बार क्या होता है कि वो हमें वापस मिल जाते हैं। मान लेते हैं हमारा एक डेटर है राम, उसको हमने गुड्स सेल किए थे उधार में 10,000 के। पता चला 1 साल बाद, 1 साल तक उसने हमें पैसे ही नहीं दिए और वो पैसे लेकर हमारे कहीं चला गया, हमने उसको रीच भी नहीं कर पाए। तो हमने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ये पैसा हमारा डूब गया, मतलब वो हमारे कहलाए जाते हैं बैड डेट्स। जब हमारे डेटर्स हमें पैसा नहीं देते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स हमारा होता है लॉस। अब कई बार क्या होता है, राम पता चला 2 साल बाद वापस आ गया और उसने हमें पैसे दे दिए, तो वो होता है हमारा बैड डेट्स रिकवर्ड, मतलब वो पैसे हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारे होते हैं बैड डेट्स, तो वो तो है एक तरीके का लॉस। लॉस होगा तो हमारा डेबिट में आएगा। एक्सपेंसेस या लॉसेस हमारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ठीक है, और बैड डेट्स रिकवर्ड होती है हमारी इनकम, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हमारी क्रेडिट में चली जाएगी। क्लियर है? ध्यान रखना ये पॉइंट, बैड डेट्स रिकवर्ड हमारा कहाँ चला जाता है, क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक तरीके की इनकम है, क्योंकि हमने जो पैसे एज्यूम कर लिए थे कि ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे, अब हमें वो पैसे वापस मिल गए, तो ये इसलिए हमारी क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो 250 रुपीज हमारे क्रेडिट में हो जाए। ठीक है, और अगर होता बैड डेट्स, तो बैड डेट्स हमारा आता है डेबिट में, क्योंकि वो हमारा होता है लॉस। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स हमारे देखो डेबिट में दिए हुए हैं और हमें कहाँ लिखने होते हैं वो क्रेडिट में लिखने हैं, सारे ही उल्टे दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिटर्न आउटवर्ड, बताओ रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। ₹350 रिटर्न आउटवर्ड बताओ क्या होता है, सुना है कभी रिटर्न आउटवर्ड, क्या चीज है ये, इसका कोई दूसरा नाम भी होता है क्या। बोलो भाई, रिटर्न आउटवर्ड किसी को भी मालूम है तो बोलो। तीनों में से किसी को नहीं मालूम रिटर्न आउटवर्ड क्या चीज है। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम होता है परचेज रिटर्न, हमने अपनी परचेजेस वापस कर दी, वही होती है हमारी रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, और इन्होंने किस में लिखा हुआ है इसको, डेबिट में लिखा हुआ है, तो हम सही कर देंगे, हम क्रेडिट में लिख देंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए एक तरीके की लाइबिलिटी होती है कि हमने बैंक से उल्टा पैसा लिया हुआ है। एक होता है बैंक में डिपॉजिट्स होना, एक होता है बैंक से ओवरड्राफ्ट होना। बैंक में ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक में नेगेटिव बैलेंस, ठीक है, इसलिए ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, एक क्लियर नहीं हो रही है इंग्लिश, शायद रेंट लिखा हुआ है। रेंट बताओ हमारा क्या होता था, भाई बोल दो कुछ, रिस्पॉन्ड करने में क्या जा रहा है, तुम मेरे से डेबिट और क्रेडिट बता नहीं सकते हो कि कहाँ आएगा ये। मैम क्रेडिट होगा ना, रेंट 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 क्रेडिट होगा ना। डेबिट होगा, क्योंकि रेंट के आगे जब कुछ नहीं लिखा होता ना, रिसीव या पेड, तो हम यहाँ पर रेंट को मानकर चलते हैं कि हमारा एक्सपेंस है, तो रेंट हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है सैलरीज, सैलरीज भी हमारी एक्सपेंसेस होती हैं, ₹850 हमारा डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा है ट्रेड एक्सपेंसेस है, क्या है, ट्रेड एक्सपेंसेस आई थिंक, ट्रेड एक्सपेंसेस नाम से ही पता चल रहा है, ये भी हमारे क्या है, एक्सपेंस होते हैं। 210, बहुत छोटी छोटी फिगर है हमारे क्वेश्चन में। नेक्स्ट लिखा है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड तो हमारा एसेट ही होता है, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये मैंने कुछ फिगर्स गलत लिख दिए, ये 300 था, ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा 300 था, ये 200 है, ये 210। नेक्स्ट लिखा है ओपनिंग स्टॉक, तो ये तो हमारा डेबिट ही होगा, हमने अभी देखा था स्टॉक हमारा एसेट होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है परचेजेस, परचेजेस हमारी डेबिट ही होती है। तो देखो इसमें ना कुछ आइटम ऐसे थे जो कि डेबिट बैलेंस में लिखे हुए थे जबकि वो क्रेडिट थे, तो यहाँ पर हमने उनको क्या कर दिया, सही कर दिया, जो क्रेडिट में आने थे उनको क्रेडिट में लिख दिया, जो डेबिट में आने थे उनको डेबिट में लिख दिया। अब कुछ आइटम्स हमें और दिए हुए हैं क्रेडिट बैलेंसेस के, अब हमें देखना है क्या वो सारे क्रेडिट के हैं या उनमें से कुछ डेबिट वाले भी हैं, जो जहाँ के हैं उनको वहां लिख देंगे हम। डेटर्स, डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, तो आ जाएंगे हमारे एसेट होते हैं, तो डेबिट में आ जाएंगे। बैंक डिपॉजिट्स, यानी कि तुमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, बैंक को दिया हुआ है एक तरीके से, तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा एसेट, लाइव, है ना। अगर था बैंक ओवरड्राफ्ट तो मतलब वो लाइबिलिटी थी, वो हमने क्रेडिट कर दिया था। बैंक डिपॉजिट्स है तो हमारे लिए एसेट है, हमने उसको डेबिट कर दिया। नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड वर्ड से ही पता चल रहा है अलाउ किया है, मतलब हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, तो हमारा इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। अगर लिखा होगा डिस्काउंट रिसीव मतलब वो क्रेडिट होगा। ड्राइंग्स मैंने अभी बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, ड्राइंग्स हमारा कैपिटल का जस्ट अपोजिट है, तो ड्राइंग्स भी हमारा डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड,
रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी हमारी डेबिट होती है क्योंकि सेल्स क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएंगी? डेबिट हो जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट लिखा है सेल्स। सेल्स मैंने अभी भी बताया हमारी इनकम है, तो इसलिए ये हमारी क्रेडिट हो जाएंगी 13,690। नेक्स्ट लिखा है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल तो लाइबिलिटी है ही, क्रेडिटर्स का ही दूसरा नाम कहीं ना कहीं बिल्स पेएबल होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट लिखा है ग्रांट रिसीव्ड। हमें किसी से पैसे मिले हैं, ग्रांट मतलब एज अ डोनेशन टाइप समझ लो, रिसीव हुए हैं तो हमारी इनकम होगी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस ये देखो कि वही 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं और सारा क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। अब तुम इसको टोटल करोगे तो तुम्हारा दोनों साइड का टोटल, अगर मैं आंसर में देख रही हूँ तो दोनों साइड का टोटल इस क्वेश्चन में इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो टोटल करना तुम्हारा होमवर्क है, तुम टोटल खुद करो। तो ये थे हमारे रीड्राफ्टिंग के क्वेश्चन। तो देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, मुझे तो इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा। 11 12 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि मुझे लग रहा है कि मेरे कराने लायक है। तुम्हें किसी पॉइंट में डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। देखो एक चीज और, जो ये ट्रायल बैलेंस होता है ना, ये एक तरीके का स्टेटमेंट होता है। क्या है ये? ट्रायल बैलेंस एक तरीके का स्टेटमेंट होता है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ये कह सकती हूँ। देखो जब तुम इनकी प्रैक्टिस करते हो ना, तुम्हारा एमसीक्यू पेपर है, तो जब तुम इनकी प्रैक्टिस करते हो तो एक चीज ध्यान रखा करो, जब भी किसी भी चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें क्या क्या चीजें जरूर देखनी है। अगर तुम अपनी एक्सरसाइज पर आते हो ना, इलस्ट्रेशंस के बाद तुम देखोगे तुम्हें क्वेश्चंस दिखाई देंगे, उसमें सबसे पहले हमें होट्स गिवन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो ये जो होट्स वाले क्वेश्चन है ना, इनमें से भी तुम्हारे एमसीक्यू बहुत आराम से बन सकते हैं। होट्स में क्या है कि मतलब 1 लाइन के ही ये क्वेश्चन है, इनको एमसीक्यू की फॉर्म में दिया जा सकता है। उसके बाद फिर खुद से एमसीक्यू होते ही हैं। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो भी यही चीज है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये भी हमारी लगभग यही चीज है। यानी कि इन पार्ट्स में से एमसीक्यू बनेंगे ही बनेंगे। तुम्हें क्या लगता है एमसीक्यू की कई सारे टीचर्स क्या बिल्कुल अपना दिमाग लगाकर बना रहे हैं एक पॉइंट? कुछ नहीं है, सब इन्हीं में से ही उठाकर बनाया हुआ होगा। और ये चीजें क्या है, हमारे चैप्टर में जो हमने कंसेप्ट किए हैं ये सब उन्हीं पर बेस्ड। ठीक है, तो तुम इसलिए कोई भी चैप्टर प्रैक्टिस करते हो तो होट्स से लेकर वेरी शॉर्ट आंसर तक तुम्हें सारे क्वेश्चंस उसके जरूर करके देखने हैं। और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लो। ठीक है, क्लास में मुझसे पूछ लिया करो। अगर प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें डाउट्स आने भी चाहिए, तो मुझसे जिस जिस चैप्टर में भी तुम्हें डाउट है साथ साथ उसको पूछते हुए चलो। ठीक है, तो देखो मैं अगर इस चैप्टर में ही देख रही हूँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फिलअप हैं, ट्रू फॉल्स हैं, वेरी शॉर्ट आंसर हैं। तो इन सब से हमारे बहुत आराम से तुम्हारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। अगर तुम हर एक चैप्टर के ये ही करके चले गए ना, तो भी तुम्हारा पेपर आराम से तुमसे सॉल्व हो जाएगा। बाकी तो देखो कंसेप्ट हैं सब, अगर तुमने कंसेप्ट अच्छे से समझे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्लीज ये मैं बार बार बोल रही हूँ, जिस चैप्टर की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोड्स, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, सब कर करके देखने हैं। देखो मुझे नहीं लगता मेरा इस चैप्टर में कराने के लायक अभी और कुछ बचा है, बस यही क्वेश्चंस थे हमारे। और तुम कर लोगे, कोई पॉइंट में डाउट होगा तो पूछ लेना। इनको ना आधे घंटे का टाइम निकालो, आधे घंटे में ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन के आगे तुम खुद से लिखते जाओ, ये डेबिट में आएगा, ये क्रेडिट में आएगा। आधा घंटा भी नहीं लगेगा पूरे चैप्टर में, उसको बुक में ही सॉल्व कर लो। ठीक है, किसी पॉइंट में डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। अब देखो इसके बाद जो हमारा चैप्टर रहता है वो रहता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बैंक में थोड़ी सी बस इसकी समरी बताऊंगी, आज एक ओवरव्यू दूंगी, समरी नहीं। ओवरव्यू, समरी तो बाद में बताई जाएगी।
हम इस चैप्टर का एक छोटा सा बस डिस्कशन कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, ताकि तुम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को लेकर मेंटली प्रिपेयर होके बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठना प्लीज। थोड़ा सा देखो अच्छा चैप्टर है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला चैप्टर है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा जब तुम्हें ये चैप्टर समझ में आएगा अच्छे से। और मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि क्या बोलते हैं, पासबुक के लिए मैंने बोला था कि अगर तुम्हारे पास में पासबुक होगी तो तुम्हें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली ये चीज है क्या, तुम उसको एक्चुअल में समझ पाओगे कि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या चीज। तो तुम लोगों के पास रखी हुई है पासबुक, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि नेक्स्ट क्लास में अपनी पासबुक लेकर आना, रखी हुई है? मैम अभी करंटली नहीं है। ओके, अच्छा चलो कोई नहीं, आज तो मैं वैसे भी थोड़ा ओवरव्यू ही दे रही हूँ, तो तुम नेक्स्ट क्लास में जब आओगे ना तो अपने साथ में पासबुक जरूर रख लो, ठीक है, अच्छे से क्लियर होगा। तो देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम क्या करने वाले हैं, हम दो चीजों को कंपेयर करने वाले हैं, एक तो हमारी कैश बुक और एक जो बैंक की पासबुक होती है ना वो, हम इन दोनों में कंपैरिजन करने वाले हैं। इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। इनको कंपेयर करके हमें पता चलेगा कि इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। देखो कैश बुक की जब मैं बात करूंगी तो हमने देखो कैश बुक का चैप्टर किया हुआ है। कैश बुक में हमारी तीन तरीके की कैश बुक हमने देखी थी, एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक, एक हमने देखा था डबल कॉलम, और एक हमने देखा था पेटी कैश बुक, यही था। तो जब मैं कैश बुक की बात कर रही हूँ ना इस चैप्टर में, तो यहाँ पर कैश बुक का मतलब तुम समझ जाना कि मैं कौन सी वाली कैश बुक की बात कर रही हूँ, डबल कॉलम कैश बुक। मैं कौन सी कैश बुक की बात कर रही हूँ यहाँ पर, डबल कॉलम कैश बुक की। डबल कॉलम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो डबल कॉलम में हमारे दो कॉलम आते हैं, एक कैश वाला कॉलम होता है और एक बैंक वाला कॉलम होता है। तो डबल कॉलम में भी पता है मैं कौन से कॉलम की बात कर रही हूँ, इस बैंक वाले कॉलम। तो अपने माइंड में हर एक क्वेश्चन में इमेजिनेशन करना है कि जब हमने कैश बुक बनाई थी उसमें जो हमारा बैंक वाला कॉलम था वो क्या चीज थी। बैंक वाला कॉलम कहीं ना कहीं हमारा बैंक बैलेंस ही तो शो करता है कि बैंक, देखो जब हमने कैश बुक बनाई थी तो कैश बुक में हमने क्या बनाया था, अगर मैं यहाँ पर कैश बुक का बैंक वाला कॉलम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे कैश वाले कॉलम से मतलब नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ बैंक वाले कॉलम से मतलब है। कौन से वाले कॉलम से मतलब है, जो हमारा बैंक वाला कॉलम था सिर्फ उससे मतलब। तो देखो हम क्या करते थे, जब भी हमारे पास पैसे आते थे, जब हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट होते थे या फिर हमें किसी से चेक रिसीव होता था तो हम उसको डेबिट करते हैं। जब भी हमारे पास पैसा आता है तो हम अपनी कैश बुक डेबिट कर देते थे, मतलब हम अपना बैंक वाला कॉलम डेबिट कर देते थे। और जब भी हमारे पास से पैसा जाता था, यानी कि हमने किसी को चेक से पेमेंट की है या ऑनलाइन ट्रांसफर किया है किसी को, तो हमारा जो ये बैंक वाला कॉलम है ये क्रेडिट हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? इतनी बातें तुम्हें पता भी होनी चाहिए कि हमने ये चीज कैश बुक में की थी। कैश बुक का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर कौन सी वाली बुक की बात कर रही हूँ, कैश बुक में डबल कॉलम, और डबल कॉलम में सिर्फ बैंक के कॉलम की बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बुक्स को बैंक की बुक्स से कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पर जो मैं बैंक बैलेंस, बैंक वाला कॉलम बनाती थी ना, जब मैं इसकी बैलेंसिंग करती हूँ यहाँ पर जाने के, मैं बैंक बाय बैलेंस सीडी जो हम कैलकुलेट करते थे, ये बैलेंस सीडी क्या होता था, ये हमारा बैंक में क्लोजिंग बैलेंस होता था। मान लेते हैं मैं ये कैश बुक पूरे साल की बना रही हूँ, तो लास्ट में जो ये बैलेंस सीडी होगा ये क्या होगा, हमारे पास बैंक का कितना बैलेंस बचा है, हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस बचा है ये वो शो करता है। ठीक है, तो देखो जब मैं बात कर रही हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चैप्टर की, तो इसमें हम कंपेयर करने वाले हैं अपनी कैश बुक को, कैश बुक से कंफ्यूज मत होना, कैश की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अपनी कैश बुक में बैंक वाले कॉलम की बात कर रही हूँ, ये चीज अपने माइंड में सेट करके चलना प्लीज। ठीक है, अपनी कैश बुक को हम किससे कंपेयर करने वाले हैं, पासबुक से कंपेयर करने वाले हैं। अब ये पासबुक क्या चीज होती है, पासबुक होती है हमारी जो हम बैंक, जब हम किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं ना तो बैंक से हमें एक पासबुक मिलती है। मतलब क्या है, जब बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है ना तो ये पासबुक में एंट्री हो जाती है, मतलब कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ पैसे गए हैं।
तो ये हमारे बैंक वाले इशू करते हैं, मतलब जो बैंक वाले मेंटेन कर रहे हैं वो हमें दे रहे हैं पासबुक, और जो हम खुद से मेंटेन कर रहे हैं वो हमारी ये कैश बुक। तो देखो एक बात बताओ, कैश बुक जो है वो क्या है, हम अपने बैंक का ही तो बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं इसमें। भाई मैं यहाँ पर बैंक का कॉलम जो है ये मेरा क्या होता है, जो हमारा बैंक बैलेंस है, बैंक में कितने पैसे आए तो हमने डेबिट कर दिया, बैंक में कितने पैसे गए तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो पासबुक में और कैश बुक में कोई डिफरेंस आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर भी वही वही तो चीज कर रहे हैं जो हमारी पासबुक में चलनी चाहिए। पासबुक में क्या होता है, जो बैंक वाले हमें दे रहे हैं, और कैश बुक क्या है, जो हमने खुद से अपनी मेंटेन की है। समझ रहे हो, कैश बुक क्या चीज है, जो हम खुद से अपना बैंक बैलेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, और पासबुक जो बैंक वालों ने हमें इशू की है, मतलब जब बैंक में कोई ट्रांजेक्शन होती है ना तो उसमें एंट्री करके हमें दे देते हैं। तो तुम्हारे पास में अगर पासबुक रखी होगी ना तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि ये है क्या। कैश बुक तो क्योंकि तुम बना ही चुके हो, कैश बुक से तो तुम पहले से ही जानते हो कि कैश बुक क्या चीज है। पासबुक तुम्हारे सामने होगी तो तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं भी कल को अपनी पासबुक अपने पास रखूंगी, एक्चुअली मुझे भी रखनी चाहिए लेकिन मैं भूल गई हूँ निकालना। हमारे घर में थोड़ा शिफ्टिंग का काम चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसलिए तुम लोग तो प्लीज अपनी लेकर ही आना, क्योंकि मेरी चीजें थोड़ी इधर उधर हो रखी हैं अभी। तो तुम लोग अपनी प्लीज पासबुक जरूर लेकर आना, ठीक है। तो मुझे इस चैप्टर में क्या काम करना है, कैश बुक को पासबुक से कंपेयर करना है। कंपेयर क्यों करना पड़ रहा है, देखो होता क्या है, कई बार हमारी कैश बुक में और पासबुक में ना डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्यों आ जाता है, होता क्या है कि मान लेते हैं कैश बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा बैलेंस है वो है 10,000 रुपीज, और जब मैंने अपनी पासबुक में चेक किया तो पासबुक में पता चला ये बैलेंस 15,000 है। अब मैं कह रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग तो बैलेंस 10,000 है बैंक में, लेकिन बैंक वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारा बैलेंस 15,000 है। तो ये जो 5,000 का डिफरेंस है ये क्यों आया है, वो जो डिफरेंस है ना, हमें इस चैप्टर में उसी को ही रिकंसाइल करना है कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये क्यों आए हैं, वो रीजंस हमें दिए हुए होंगे, और उन्हीं को ही हमें प्लस माइनस करके बैलेंस को मैच करना है, या फिर हमें उस बैलेंस को कह सकती हूँ मैं रिकंसाइल करना है। क्लियर है, तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हमारे अकॉर्डिंग जो बैंक का बैलेंस है और बैंक वालों के अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस है, उन दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। वो डिफरेंस के रीजंस हमें क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन होता ही क्या है इसमें, वो रीजंस दिए हुए होते हैं कि वो डिफरेंस क्यों है। तो तुम्हें उस रीजन को एनालाइज करना है इस चैप्टर में। क्या करना है तुम्हें, उस रीजन को जो हमें वो दिया हुआ है उसको एनालाइज करना है कि ये रीजन क्या है, उसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो दोनों को हमें इस चैप्टर में क्या करना होगा, रिकंसाइल करना होगा। तो देखो मेनली होता क्या है, मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल लूं तो मैं यहाँ पर बोल देती हूँ कि कैश बुक और पासबुक। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, मैंने यहाँ पर अभी एक एग्जांपल लिया था कि कैश बुक के अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस है वो है 10,000 रुपीज, लेकिन पासबुक के अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस है वो कह रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग है 15,000। तो दोनों में डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि ये जो पासबुक है ये भी तो हमारी है, ये वही तो है जो हम मेंटेन कर रहे थे, बस ये बैंक वालों ने इशू की है, ये उनके अकॉर्डिंग एंट्री हुई है और इसमें हमने अपने अकॉर्डिंग एंट्री की है। तो हम अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से कुछ भी थोड़ी ना कर देंगे, जो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुई थी हमने भी तो वही रिकॉर्ड की है और बैंक वालों ने भी वही रिकॉर्ड की है, लेकिन फिर भी डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस के देखो रीजंस क्या होते हैं। देखो हमने एक चीज देखी, मान लेते हैं मैंने किसी को चेक से पेमेंट कर दिया, मैंने किसी को चेक से पेमेंट किया। तो देखो जब मैं कैश बुक बनाती हूँ तो जिस दिन हम पेमेंट कर देते हैं हम उसको उसी दिन क्रेडिट कर देते हैं। मान लेते हैं मैंने तुम्हें चेक से कुछ पेमेंट किया तो मैंने अपना कैश बुक में उसको क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा, क्योंकि जैसी मेरी ट्रांजेक्शन हुई हम तो जर्नल एंट्री पास कर देते हैं और हम उसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। तो हमने तो क्या किया, जब हमने किसी को चेक इशू किया तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाय राम, मान लेते हैं हमने राम को चेक से पेमेंट किया तो मैंने लिख दिया बाय राम 2,000 रुपीज। लेकिन पता चला कि राम ने वो चेक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया था, तो मेरे बैंक से बैलेंस कब डिडक्ट होगा। एक बात बताओ, मान लेते हैं मैं तुम्हें चेक से कुछ पेमेंट करती हूँ, मैंने तो तुम्हें चेक से पेमेंट कर दिया, ठीक है, तुमने वो चेक अपने पास रखा हुआ है, तो क्या मेरे बैंक से बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा, मेरे बैंक से पैसा डिडक्ट हो जाएगा अगर तुम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे तो। अगर चेक तुम्हारी पॉकेट में रखा रह गया, तुम्हारे पास ही रखा है तुम्हारे घर पे, तो मेरा बैंक बैलेंस माइनस थोड़ी ना होगा, लेकिन मैंने अपनी कैश बुक में से माइनस कर दिया।
कैश बुक से माइनस क्यों किया? क्योंकि मैंने तो अपनी साइड से पेमेंट कर दी, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी कैश बुक में तभी एंट्री पास कर देते हैं जैसे ही हमारी ट्रांजेक्शन हुई। हमने तो अपनी तरफ से ये मान लिया कि भाई हमने पेमेंट कर दिया, तो हम क्या करते हैं, कैश बुक में उसको क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन पासबुक में से वो कब क्रेडिट होगा, पासबुक में से वो कब माइनस होगा, जब तुम उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दोगे, जब भी तो मेरे बैंक से पैसा डिडक्ट होगा ना। तो इस वजह से क्या आ जाता है, अब देखो मैंने तो 2000 माइनस कर दिया, लेकिन बैंक में से माइनस नहीं हुआ, तो 2000 का डिफरेंस आ गया ना मेरी बुक में और पासबुक में। कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आने का रीजन ही क्या है, सिर्फ यही रीजन होता है, हम तो एंट्री कर देते हैं, लेकिन बैंक में वो एंट्री तब होती है जब एक्चुअल में पैसे कट जाते हैं। समझ में आ रही है बात? कई बार ऐसा होता है कि बैंक में ट्रांजेक्शन हो जाती है और हमें पता नहीं चलता, तो हमने कैश बुक में एंट्री की नहीं होती, लेकिन बैंक में एंट्री हो जाती है। जैसे कि इसका छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, हमें कई बार बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, जो मंथली इंटरेस्ट मिलता है, क्वार्टरली, कुछ बैंक क्वार्टरली देते हैं, कुछ बैंक हाफ ईयरली देते हैं। जो हमारे सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है उस पर बहुत थोड़ा बहुत नॉमिनल सा इंटरेस्ट होता है, वो हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक वाले तो हमें वो पैसा दे देते हैं, तो हमारी पासबुक में तो एंट्री हो गई, लेकिन मुझे तो वो बात नहीं पता चलती ना कि हमें कितना इंटरेस्ट मिला। हमें कब पता चलती है, जब हम अपनी पासबुक को चेक करते हैं, हमने देखा अरे हमें तो इंटरेस्ट भी मिला था, तो हम अपनी कैश बुक में उसको डेबिट जब करेंगे जब हमें पता चल जाएगा। समझ रहे हो? तो कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो पासबुक में हो चुकी हैं, कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जो कैश बुक में हो चुकी हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से दोनों बुक्स में डिफरेंस आ जाता है। तो इस चैप्टर में हमें उस डिफरेंस को रिकंसाइल करना है, इसलिए चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इस चैप्टर पर एमसीक्यूज बहुत इजीली, बहुत आराम से बन जाएंगे, जो तुम्हारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स तुम कर रहे हो इनमें से ही एमसीक्यू बन जाएंगे। ठीक है, उनमें से ही कोई भी एक आधा पॉइंट उठाकर दे देंगे और उसके ऊपर एमसीक्यू बन जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रॉपर्ली स्टार्ट इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में करूंगी। फिलहाल जितनी चीजें मैंने बताई है, आई होप तुम्हें ये थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए, और अपनी पासबुक लेकर आना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में वीडियो ऑन करके रखना मैंडेटरी है, ध्यान रखना। मोहित, कृतिका, तुम्हें स्पेशली बोल रही हूँ, आज भी मैंने तुम्हें बोला लेकिन तुम दोनों ने वीडियो ऑन नहीं की। मोहित ने 1 सेकंड के लिए वीडियो ऑन की कि किसी ने नहीं की तो मैं क्यों कर रहा हूँ, तुम्हारे माइंड में ये बात आती है, तो इस गलतफहमी में मत रहना प्लीज। नेक्स्ट क्लास में अगर तुम लोगों ने वीडियो ऑन नहीं की तो मैं आगे पढ़ाऊंगी नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि मुझे इस चैप्टर में तुम्हारी प्रेजेंस होना जरूरी है। अगर मैं बोलती रहूंगी तुम कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये चैप्टर तुम्हारा अगर एक क्लास भी मिस होती है तो तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, साथ साथ घर पर भी रिवाइज करना, आराम से समझ में आ जाएगा। एक दिन की बात है, अगर तुम्हें पहले दिन कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो पूरा चैप्टर क्लियर है, ये समझ लेना। और पहले दिन कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बस उलझे रह जाओगे चैप्टर में। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है, पहली क्लास क्लियर तो सब कुछ क्लियर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा अटेंटिव होकर करना है नेक्स्ट क्लास, इसलिए ही मैंने बोला है कि मैंडेटरी है वीडियो ऑन करना। मैं वरना ग्रुप पे ये बात स्पेशली डाल दूंगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अभी मैं एंड करती हूँ क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज अपने साथ पासबुक रखना ध्यान से, मैं भी अपनी निकाल कर रख लूंगी, फिर मैं तुम लोगों को शो करूंगी और तुम भी अपनी पासबुक में चेक करना। ठीक है, चलो बाय बाय। कोई डाउट होता है तो पूछ लिया करो।